Good morning, students. How are you? I hope so you are fine. हाँ जी, कि जैसे कि आपका लेसन 7 चल रहा था, हम पढ़ रहे थे जनजातियों और खाना बदोश और जो एक जगह पर बसे हुए इनके समुदाय थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। कैसे इनके रहन सहन था, कैसे खेती करते थे, कैसे इनके जीवन में बदलाव आ रहा था, उसके बारे में हम हाफ लेसन जो है रीड कर चुके थे। आज उसके आगे रीड करेंगे। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, आगे देखिए। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच जो है नए राजपूत उन्हें गोत्रों की ताकत में जो काफ़ी बढ़ावा, उन्होंने अपनी ताकत जो है काफ़ी बढ़ा ली थी। वे होंड, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और कुछ जो थे बाद में राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह इन्होंने ले ली और कौन से क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि अधिक होती थी। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में जो है अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किया। अपना शक्तिशाली राज्यों उनको अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रयोग किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ क्या हो गई, जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही जो है वो शासन वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी संख्या और आबादी, अधिक संख्या आबादी समाज की छोटी श्रेणियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्व जनजातियों ने काफ़ी पहले ही इस्लाम को धर्म को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो है प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार जो है वो उन्होंने नहीं की। उसी की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से इनका आपस में गहरा संबंध है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण हैं। दो जातियों के बारे में दिया हुआ है, एक गोंड है, एक अहोम। ये कैसे कैसे ही बनी और कैसे मतलब इन्होंने देखिए आगे। गोंड लोग कहाँ से आए थे? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश के लोग थे ये। और ये कैसा खेती करते थे? स्थानांतरित, यानी कि एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। जहाँ मतलब एक जगह खेती की, वहाँ उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, दूसरी जगह चले जाते थे। जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत कम हो रही थी, उसी समय जो है कुछ बड़े गोंड राजाओं ने छोटे गोंड राजाओं को अपने अधिकार में ले लिया, उन पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के इतिहासकार अकबरनामा ने इसका उल्लेख किया है कि गढ़ कंटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे फिर 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? 84। और प्रत्येक 84 का क्या होता था? उप विभाजन बरहोत्तों में, यानी कि उनमें 12-12 गांव मिलकर जो है एक 84 बनते थे। 70,000 गांव थे। उसके बाद इन्हें 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित हुए। फिर जो 84 थे वो उप विभाजन बरहोत्तों में, उनका विभाजन जो है उनमें होता था, यानी कि एक 84 में 12 गांव होते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल दिया। उनका जो है उनकी बराबरी समाज धीरे धीरे असमाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने जो गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और वो अधिक जो है ताकतवर बनते गए। गौड़ सरदारों को राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई भी, अब हम भी राजपूत हमें माना जाए। इसलिए गढ़कंटंगा के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके ऊपर दलपत महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह हुआ। लेकिन जो है उनके दलपत की मृत्यु जो है वो कम उम्र में हो गई। लेकिन रानी दुर्गावती थी वो बहुत योग्य थी। उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ और 1565 में
आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका सामना भी किया, लेकिन उसकी हार हुई। हारने के बाद अगर उसने समर्पण करने के बजाय शत्रुओं के सामने मर जाना बेहतर समझा, और उसके बाद उसका पुत्र भी लड़ता हुआ जो है वो मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के बारे में काफ़ी धन कमाया था। जब मुगलों ने उनको हराया तो उन्होंने लूट में बेश कीमती सिक्के और हाथी जो है उन्हें बहुत अधिक मात्रा में उनके हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष जो वीर नारायण के चाचा थे चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद जो है गोंड राज्य कुछ समय तक ही चला, लेकिन इसके बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और शक्तिशाली बुंदेली और मराठों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया उसमें वो असफल रहे। इस वजह से इस राज्य का पतन हुआ। आगे अहोम, ये एक ऐसा राज्य है, ये काफ़ी इसका विस्तार हुआ। देखिए हम कैसे पढ़ेंगे इसमें। अहोम लोग जो थे म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने 1523 में चूटियों और 1581 को हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक उसने कई उपस्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में वो सक्षम हुए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में उन पर मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने उन पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बाद भी उनकी जो है हार हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का जो नियंत्रण था वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। होम राज्य व्यवहार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, व्यवहार एक प्रथा थी लोगों से काम करवाने की, और इस तरह से मतलब जो लोग होते थे वो क्या कहलाते थे, जबरदस्ती जिनसे काम करवाया जाता था पाइक कहलाते थे। होम राज्य में एक गणना की गई, प्रत्येक गांव की को अपनी बारी पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि ये लोग भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद संघन आबादी वाले इलाकों से जो है कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेजा जाता था, यानी कि जहाँ आबादी अधिक होती थी वहाँ से जो है जहाँ कम लोग रहते थे वहाँ पर भेजा जाता था काम के लिए। इस प्रकार अहोम जो है पुल जो है वो टूट गए। 17वीं शताब्दी के प्रभाव पूरा होते होते ये प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क वृद्ध युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वो क्या करते, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण में लगे रहते थे, जो खुद के स्वयं के कार्य होते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी लाए, खोजे उन्होंने, अमल यूज़ में की। उन्हें अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता था, खेल। और वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जाते थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार जो है निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, आसपास के क्षेत्र थे वहाँ से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, जिसे वो राजा भी जो है वो वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में हम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के बाद ब्राह्मणों की जब उनका प्रभाव बढ़ा तो मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। सिंह सब ने 1714 से 44 तक शासन किया। उसके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजा ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को भी नहीं छोड़ा, जो उनका धर्म था उसको भी निभाते रहे। अहोम राज्य एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। मूल नामक इतिहास को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। इसका क्या निष्कर्ष है कि जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में जो है काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातियों एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस तरह से उनमें क्या हुआ, समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चली। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और विभिन्न प्रकार की उन्होंने जीविकाएं अपनाई, यानी काम जो है अपने
अपनाए उन्होंने। उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया और कुछ जनजातियों ने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विशेष राज्यों की स्थापना की। ठीक है, इस तरह से राजनीतिक जो है वे उससे ताकतवर हो गए, उससे उन्हें वृहत्तर और अधिक जटिल राज्य और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ये आपका यहीं पर लेसन कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से आप इसको रीड करेंगे। ये मंगोल के बारे में दिया हुआ है, आप इसे खुद रीड करेंगे। ओके, तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से आपने रीड करना है इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।